फ्रेंड्स, आज से हम लोग DSSS के जो PGT पेपर है उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। 2021, 2018, 18, 2015, 2014। ये आपको ना कि सिर्फ DSSS में काफ़ी हेल्प करेगा, अदर एग्जाम जो PGT से रिलेटेड होते हैं, नेट से रिलेटेड होते हैं, TGT से सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उन सब में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप लोग क्लास तक बने रहिए, देखिए इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वो कौन से स्कॉलर थे? हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड द वर्ल्ड लैंडमास इनटू 3 कॉन्टिनेंट? यूरोप, एशिया, लीबिया। इसका आंसर है हीरोडोटस। इन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, किसी को पता नहीं था नॉर्थ अमेरिका वगैरह के बारे में, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मैप बनाया था जिसमें 3 कॉन्टिनेंट को दिखाया था, यूरोप, एशिया एंड लीबिया, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद मेडिटेरियन सी दिखाया था, यहाँ पे रेड सी दिखाया था, अलग किया था इसको। तो ये फर्स्ट ज्योग्राफर थे। सेकंड क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ग्रेट एज डिस्कवरी स्टार्टेड आफ्टर। ग्रेट एज डिस्कवरी कब स्टार्ट हुई थी? 15th सेंचुरी के बाद। कौन कौन से ज्योग्राफर थे? मार्को पोलो, कोलंबस, मैगलन, अमेरिको तस्मान, जो कि रेनेसा पीरियड भी बोला जाता है। अब आप इनमें से बताइए कि इंडिया की खोज किसने की थी, अमेरिका की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री? इतिहास की भौगोलिक धुराग्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका आंसर क्या है? मैकिंडर। ये डेट याद रखनी है इसको, 1904। गंगेटिक गल्फ, बे ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, इसे फर्स्ट टाइम प्लॉट किसने किया था, मतलब इसका पहली बार इसे किसने डिफाइन किया था? किसकी बुक थी वो? तो टॉलमी की थी। कौन सी बुक थी? अल्मागस्ट। अल्मागस्ट में उन्होंने कई चीजों को बताया, मानचित्र कला के सिद्धांतों, प्रक्षेपों, खगोल, मतलब कार्टोग्राफी के बारे में काफी कुछ बताया इस वाली बुक में। Who has been universally recognized as the founder of human geography? तो यह तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रेडरिक रेडजल को ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर बोला जाता है। ये जर्मन ज्योग्राफर थे, ये याद रखना है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी, ये भी याद रखना है। जो जो मैं टिक मार रही हूँ ना, उनको याद रखना है। द नेम ऑफ द अलेक्जेंडर बोल्ट हम्बोल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच वाटर करेंट? तो ये पेरू करेंट को हम्बोल्ट करेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जो ये हम्बोल्ट महोदय थे, इन्होंने मतलब वहां पे जाके काम कर रहे थे साउथ अमेरिका में। जब ये जा रहे थे तो इन्होंने एक करंट देखी, उन्होंने बोला कि करंट के साथ साथ नाव जा रही थी। तो इन्होंने बोला कि ये जो करंट है वो, मतलब इन्होंने ओशियन करंट के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, तो इसीलिए पेरू करंट को हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, कि जो कि साउथ अमेरिका में फ्लो करती है। ओके, Salmaledivika, one of the continent recognized during the Puranic period, derive its name from। ये तो मुझे भी नहीं पता था। साल मालदीव, ओके। इसे सिल्क कॉटन ट्री भी बोला जाता है। पौराणिक काल के दौरान अभ्यागत महाद्वीपों में से एक साल्मली द्वीप का नाम रेशम कपास का पेड़ साल्मली पेड़ से लिया गया है। विभिन्न पुराणों में सप्तद्वीप, 7 भूखंडों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक द्वीप या भूखंड किसी महाद्वीप या महाद्वीप के बृहद खंड को व्यक्त करता है। ये सातों भूखंड या द्वीप मेरू पर्वत के चारों ओर कमल के फूलों की पंखुड़ियों के समान फैले हुए हैं।
ये सप्तद्वीप जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमनी द्वीप, कुशद्वीप, क्रॉन्च, शक, पुष्कर द्वीप, ये सातों द्वीप हैं। इनका लोकेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही पूछ लिया सालमनी द्वीप किससे लिया गया है, तो सिल्क कॉटन ट्री से। Which of the following were the first geographer to put forward the idea of the periodic nature of the monsoon? ये किसने बताया था? अरब जोग्राफर। ये तो सबको पता है कि अरब जोग्राफर थे। जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने सबसे पहले देखा, अल मसूदी आए थे, अल मकदीजी, अल मसूदी, ऐसे कई जोग्राफर थे। जब ये आए मोहम्मद गजनबी के साथ, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अलग ही टाइप की हवा चल रही है, तो इन्होंने मॉनसून के बारे में बताया। तो फर्स्ट कौन थे? अरब जोग्राफर। ठीक है। द टी इन ओ मैप इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन यूरोप, द स्टेम ऑफ टी रिप्रेजेंटेड, टी क्या बोलता है? देखो टी ऐसे, टी इन ओ, तो टी क्या है? मेडिटेरियन सी है। ये एक डायग्राम बनाया गया था, वर्ल्ड का मैप बनाया गया था, तो इसमें टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेडिटेरियन सी को। अंध युग में जिस मानचित्र की रचना हुई वह टीन ओ को प्रदर्शित करता है। इस मानचित्र में पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार जलीय भाग दिखाया गया है, जो कि ये जलीय भाग है पूरा। मानचित्र के मध्य में टी की आकृति वाला सागरीय भाग दिखाया गया है, जिसके ऊपरी भाग के ओर एडियन सागर, दूसरी ओर लाल सागर को दिखाया गया है। यहाँ एजियन है और इधर लाल सागर है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म लैंडस्केप इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने लैंडस्केप की अवधारणा किसने दी थी? कार्लो सावर ने दी थी 1925 में। ये इसको डेट को याद रखना है। और मैकेंडर ने ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री की कब दी थी? 1904 में। इसको याद रखना है। लैंडस्केप कब दिया गया था? कार्लो सावर ने 1925 में। उनकी जो पुस्तक थी मार्कोलॉजी ऑफ लैंडस्केप में भूदृश्य की संकल्पना को विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने जर्मन शब्द लैंडसाफ से पर्याय के रूप में लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया है। साबर प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने भूदृश्य का प्रयोग तत्व क्षेत्र प्रदेशों को अर्थ में किया है, मतलब लैंडस्केप जमीन के बारे में बताया है। ये मैच द फॉलोइंग है, इसको करना है क्वेश्चन को। अनेक्सिमेंडर किससे रिलेटेड थे? इमैनुअल कांट, स्ट्रैबो, हीरोडोटस। तो हीरोडोटस तो पता है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री बोल दिया जाएगा इनको। स्ट्रैबो किससे रिलेटेड है? फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। इमैनुअल कांट एक्सेप्शनलिज्म, एनेक्सिमेंडर कॉस्मोलॉजी। याद रखना है इसको। एनेक्सिमेंडर कॉस्मोलॉजी, इमैनुअल कांट एक्सेप्शनलिज्म, स्ट्रैबो रीजनल ज्योग्राफी, हीरोडोटस हिस्ट्री। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितना आपने नए नए सीखे। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरेनियस? वेरेनियस के कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी? फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज द फर्स्ट ज्योग्राफर टू डिवाइड ज्योग्राफी इनटू जनरल एंड यूनिवर्सल ज्योग्राफी। Second option, he was mainly interested in the study of physical geography. Third, he was the only scholar who believed geography is indispensable for the development. वे एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के विकास के लिए भूगोल अपरिहार्य है। तो आंसर इसका क्या होगा? ओनली वन, सिर्फ ओनली वन ठीक है, नहीं ये नहीं ये। ओनली आ गया तो ये तो काफी गड़बड़ हो जाता है, तो जहाँ ओनली वर्ड आए उसको देखना है अच्छे से।
मैक्सिमम टाइम ये गलत होता है, रेयरली कभी सही होता है। ठीक है। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता, जर्मन ज्योग्राफर हैं, ये भी याद रखना है, वारेनियस, जिन्होंने भूगोल के दो खंडों सामान्य सार्वभौमिक भूगोल तथा विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया था। इनकी रुचि प्रादेशिक भूगोल में थी, न कि भौतिक भूगोल में। इनकी रीजनल ज्योग्राफी में थी। इन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रादेशिक भूगोल सामान्य भूगोल पर और सामान्य भूगोल प्रादेशिक भूगोल पर निर्भर है। बेरेनियस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिसने बताया कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान भूमध्य रेखीय पेटियों में नहीं बल्कि आयन रेखाओं, कर्क मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है। ये सबसे पहले किसने बताया? बेरेनियस ने। इसको याद रखना है। 13 क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, रीजन असर्शन दिया गया है। फर्स्ट रीजन असर्शन क्या है? प्रेगमेटिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनलिज्म। रीजन प्रेगमेटिज्म, pragmatic geography identify geographic space as a composite of knowledge and error. A is correct, R is wrong. Pragmatism is a modified form of functionalism, ये तो सही है, लेकिन pragmatic geography identifies geographic space as a composite of knowledge and error, no. व्यवहारिक कार्यमकता का संशोधन रूप है, यह गलत है। व्यवहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान का ज्ञान और त्रुटि समुच्चय के रूप में पहचाना जाता है, न कि कंपोजिट ऑफ नॉलेज एंड एरर के रूप में। अटलांटिक ओशन की शेप क्या है? ये तो पता ही होगा, सबको पता होता है, एस शेप में है। देखो, नॉर्थ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो ये ऐसा बन गया। तो ये क्या है? ओशन है, एस शेप में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिवली मेक अप द ग्रुप कॉल्ड जोबियन प्लानिट? कौन से होते हैं? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानिट और एक होते हैं जोबियन प्लानिट। टेरेस्ट्रियल प्लानिट जुपिटर से पहले के होते हैं, जोबियन प्लानिट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छे से याद कर लेना इनको। ऑन द एवरेज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर कितना है? 5.5। इंटीरियर का पूछा गया है, क्रस्ट का नहीं पूछा गया। जितना अंदर जाएंगे डेंसिटी उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। विच सीस्मिक वेव कॉज वाइब्रेशन एट राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट? जब वेव मूवमेंट होती है तो डायरेक्शन कैसा होता है? राइट एंगल पे होता है, तो एस वेव है। द रीजन एक्सटेंडिंग बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर यहाँ स्लोप आता है, फिर यहाँ डीप आता है। तो इन्होंने बोला सेल्फ और डीप के बीच में ये वाला पार्ट है, इसके बारे में पूछा गया था। द पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड टू आर्टिक ओशन थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, ये पता ही होगा। यहाँ पे इधर है रसिया, ठीक है, यहाँ है अलास्का, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट होता है। यहाँ क्या है? आर्टिक ओशन है, यहाँ पे आर्टिक। तो यहाँ क्या है? पैसिफिक है। ये कनेक्ट कर रहा है तो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। ओके। द बाउंड्री नोन एज वेदर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये किस किस को अलग करती है? तो लोअर मेंटल, अपर कोर को। इसका ट्रिक बताते हैं। एलजी, रेप्टी, सीएम। दिल्ली में सीएम ऊपर होते हैं, एलजी नीचे होते हैं। तो कोरोनोड, मोहरोविक, रेपिती, गुटेनबर्ग, लेमान।
अपर मेंटल अपर कोर के बीच में क्या है? गुटेनबर्ग है। लेमान है अपर कोर लोअर कोर के बीच में। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। द origin ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज? कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्यों? ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, फिर स्लोप है, फिर डीप है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्यों डेवलप होती है? सिंपल फोल्डिंग अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, जैसे यहाँ पे मुंबई है, मुंबई, ठीक है, मुंबई की या फॉल्ट हो गया, जैसे यहाँ कॉन्टिनेंट था काफी बड़ा, तो वो फॉल्ट हो गया, तो ऐसा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाएगी काफी ज्यादा चौड़ी, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द टाइडल हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ इन 1919? इसको अच्छे से याद रखना है। सर जेम्स जीन्स ने की थी टाइडल हाइपोथेसिस। 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए टाइडल थ्योरी को सर जेम्स जीन्स ने प्रतिपादित किया। इस परिकल्पना को जेफरीज महोदय ने 1929 में संशोधन किया। चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना दी। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान लाप्लास ने 1796 में पृथ्वी का उत्पत्ति के संबंध में निहारिका या नेबुलर हाइपोथेसिस की बारे में अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ इज इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर? इंटीरियर बाद में है, तो क्रस्ट मेंटल कोर। ये पृथ्वी है, ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर मेंटल आता है और लास्ट में यहाँ कोर आती है, ठीक है। क्रस्ट ऊपरी भाग है जिसमें डेंसिटी काफी कम होती है। मेंटल है सबसे बड़ा भाग है जो पृथ्वी का 83% है तथा 68% द्रव्यमान में व्याप्त है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक अंदर है। इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर द मिड अटलांटिक रिज ऑफ द अटलांटिक ओशन इज नाउन एज। इसको बोला जाता है डॉल्फिन राइज। इक्वेटर के नॉर्थ में है ये मिड अटलांटिक रिज ऑफ द, जो एस शेप का एस शेप का जो ओशन है ना या इक्वेटर है, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डॉल्फिन राइज बोलते हैं। Who was the first person to devise an instrument used to detect the unfelt and guess the direction of the epicenter of the earthquake? का जो एपिसेंटर है वो सबसे पहले किसने किया था? चांग हेंग, चाइना के थे। 132 ईसा पूर्व पश्चात भूकंप के जो एपिसेंटर, एपिसेंटर क्या होता है? पृथ्वी है, यहाँ से जब भूकंप निकलता है तो ये फोकस हो गया जहाँ से निकल रहा है, इसके जस्ट 90 डिग्री पे जो पृथ्वी पे सबसे पहले जहाँ फील किया जाता है अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था चांग हेंग ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल? रसेल ने जो दी थी, तो इसका आंसर है दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द इजेक्टेड मैटर ऑफ द कंपेनियन स्टार। बाइनरी थ्योरी के बारे में बताया है, तो इसने करेक्ट बताया ये। रसेल के बाइनरी थ्योरी के साथ ही तारे के बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच्ड? बेरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, क्रायोस्फीयर?
तो लिथोस्फीयर क्या है? 100 किलोमीटर तक ये सही है, बाकी अदर गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर जिसकी डेप्थ है 100 किलोमीटर, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है तथा सिलिका एवं एल्यूमीनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका घनत्व है 3.5। क्रायोस्फीयर को मिश्रित मंडल भी कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। इसका घनत्व 5.6 है। ब्रायोस्फीयर या गुरुमंडल क्या है कि गहराई उससे भी नीचे है, मतलब कोर के बारे में बोला है बेरिस्फीयर। इस परत का घनत्व 8 से 11 इसकी डेंसिटी है। ये लोहे और निकल से बना हुआ है। मतलब इसमें कोर को इसने बोला है बेरिस्फीयर, मेंटल को बोला है पायरोस्फीयर, क्रस्ट को बोला है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन रीजन। असर्शन है hundreds of tremor are recorded by the seismograph. Seismograph help us in unraveling the mysteries of the earth interior segment. तो A and R are correct. R is the correct explanation of A. डेली हर रोज 100 से ज्यादा भूकंप आते हैं, तो सिस्मोग्राफ क्या करता है? उनको रिकॉर्ड करता है, तो ये तो सही है। रीजन क्या है? सिस्मोग्राफ है वो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगाता है, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आता है। तो जो इसमें जो वेव्स निकलती हैं, पी और एस वेव्स, तो वो उनके अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताते हैं। फिजोर्ड क्या है? फ्योर्ड। फ्योर्ड इज ए लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ग्लेशियल इरोजन। ग्लेशियल इरोजन से क्या होता है? कई न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वे आदि में इसकी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि ग्लेशियल है वो इरोड करता है। द प्रोसेस थ्रू विच विंड ट्रांसफर वार्म और कूल एयर हॉरिजेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको क्या बोलते हैं? एडवेक्शन बोलते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये क्या करता है? ठंडी से गर्म हवा। तो इस प्रक्रिया जिसके माध्यम से गर्म हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित किया जाता है, इसको एडवेक्शन बोलते हैं। अब जबकि ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन बोलेंगे। अभी इसको याद रखना है, एडवेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली? ऑर्गेनिकली का ये कौन सी बनती है? तो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर। सेडिमेंट्री रॉक है, इसको याद रखना है, और लाइमस्टोन बनता है। Which of the following is in the soil group of azonal soil? azonal soil में कौन सी आएगी? एलुवियल सॉइल। अजोनल सॉइल के मृदा समूह के अंतर्गत पाया जाता है। सॉइल हॉरिजन का पूर्ण विकास नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, अजोनल सॉइल इसमें एलुवियल सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ लो क्लाउड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन? तो ये निम्बस क्लाउड होते हैं, निम्बो स्टेटस क्लाउड, इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, क्लाउड्स के बारे में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी कि सबसे ऊपर होते हैं सिरस क्लाउड, फिर आते हैं स्टेटस क्लाउड, इसमें भी अलग अलग होते हैं, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्टेटस, फिर स्ट्रेटो, फिर आते हैं सबसे लास्ट में आते हैं निम्बो स्टेटस। इनकी वजह से सबसे ज्यादा बारिश होती है। जो हम लोगों को काले घने बादल जो दिखाई देते हैं बारिश के टाइम पे, वो निम्बो स्टेटस बादल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निक पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ द रिवर बाय द प्रेजेंस ऑफ हार्ड रॉक। क्योंकि सॉफ्ट रॉक होती है वो पिघल जाती है, मतलब बारिश के टाइम पे वो इरोड हो जाती है, फिर हार्ड रॉक आती है, फिर सॉफ्ट रॉक आती है, फिर हार्ड रॉक आती है। तो ये जो निक पॉइंट है वो कैसे हमें पता चलता है? ये हमें पता चलता है हार्ड रॉक की वजह से।
जैसे जैसे शीत बढ़ती अपवर्तन होता है वैसे वैसे नया वक्र भी पीछे हटता जाता है, जिस कारण से निक पॉइंट भी निरंतर पीछे की ओर हटता जाता है। निक पॉइंट का वास्तविक में नमोन्मेष का शीर्ष कहा जाता है, क्योंकि वहीं से रिवर है बहुत तेजी से ढलान की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज एनर्जी, कौन सा रिलीज एनर्जी करता है? तो कंडेंसेशन करता है। जब बारिश होती है तब एनर्जी क्या होती है, जो बादल के पास जो लेटेंट हीट है वो रिलीज हो जाती है। इसी वजह से इसको इस वाली प्रोसेस में, कंडेंसेशन वाली प्रोसेस में बोला जाता है कि रिलीज कर रहे हैं एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन? इंसुलेशन का कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा? इंसुलेशन मतलब होता है कि जो सन से लाइट आ रही है तो उसको कौन कौन इफेक्ट करेगा? सन स्पॉट, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, लेंथ ऑफ द नाइट, लैंडफॉर्म ऑफ अ रीजन। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सन स्पॉट रात्रि की लंबाई तथा एक क्षेत्र का लैंडफॉर्म सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करता है। इसमें मल्टीपल फैक्टर हैं, वो इफेक्ट कर रहे हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को इंसुलेशन कहते हैं। सूर्य तप या सन स्पॉट इंसुलेशन के वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में सूर्य के किरणों का झुकाव है, वायु मंडल की अवधारणा, पार्थिव अवशोषण, विकिरण, स्थल जल का प्रभाव, दिन की लंबाई, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, ये सारी चीजें फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें से कई फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राउंड दैट स्टेज फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 years इन अ रो, इसको बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट वो रीजन है जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, जो कि नदर्न कॉन्टिनेंट मतलब आर्टिक ओशन और अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम मूलर महोदय ने 1947 में परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जिसका तापमान वर्षा तक हिमांक के नीचे रहता है। वह भाग्य, ये मूलर महोदय थे, इनके बारे में याद रखना है। परमाफ्रॉस्ट की गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्म ओशन करंट? वार्म ओशन करंट कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। बाकी सारी कौन सी है? ठंडी है। लेब्राडोर करंट, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, फॉकलैंड करंट। करंट्स को अच्छे से याद कर लेना। व्हेन एयर प्रेशर एंड वाटर वेपर कंटेंट, व्हेन एयर प्रेशर एंड वाटर वेपर कंटेंट डैश देन फॉग फॉर्म। तो जब ये क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जब एयर प्रेशर और वाटर वेपर का जो कंटेंट है जब कांस्टेंट रहता है तब फॉग बनता है। ठीक है। कोहरा की दृश्यता के आधार पर 4 प्रकारों में व्यक्त किया गया है। एक तो हल्का कोहरा होता है, साधारण कोहरा, सघन कोहरा, अति सघन कोहरा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड डीपेस्ट फ्रेश वाटर? कौन सी है? लेक बेकाल, जो कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम लेक बेकाल है। इस झील का निर्माण आज से 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो बताते हैं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ था। अब तक बेकाल झील का जल इतना स्वच्छ इसलिए है क्योंकि इस झील में रहने वाले एंडेमिक इपुचुरा क्रिस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। ओके, इसी कारण से बेकाल झील को पवित्र सागर, ब्लू आई ऑफ साइबेरिया तथा पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। तो इसमें बता दिया इसने कि साइबेरिया में है ये। पुलिकट झील भारत में फ्रेश वाटर लेक है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। सुपीरियर झील
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ सैंड डिपोजिट इज कॉल्ड वेल बैग भी बोला जाता है इसको। तो सैंड लीव्स, जो सैंड के जो छोटे छोटे भाग में जो छूट जाते हैं ना, इसको बोलते हैं वेल के बैक। क्योंकि जब हम लोग समुद्र में देखते हैं वेल का बैक के जो उसके जो फिन्स होते हैं वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही हमें रेगिस्तान में दिखाई देते हैं सैंड लीव्स, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेल बैक। डॉप्सन यूनिट से हम लोग क्या नापते हैं? ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं। विच प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि कहाँ होती है? अभी कंटिन्यू करते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड है इक्वेटर के सदर्न पार्ट में पाई जाती है, यहाँ पे 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो लैटिट्यूड होता है वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज ड्राइव फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स? तो इसका आंसर है कैनोड वाटर। भूमिगत जल का नैसर्गिक जल कैनोड वाटर अपसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कैनोड वाटर भूमिगत जल का द्वितीय महत्वपूर्ण साधन है। मतलब जो मैक्सिमम जो अंडरग्राउंड वाटर मिलता है ना, वो कैनोड वाटर से ही मिलता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। सागर या झीलों से निक्षेपित परतदार चट्टानों में छिद्र और सुराखों में स्थित जल को तलछट जल या सहजाल जल या नैसर्गिक जल कहते हैं। कैनोड वाटर वही होता है जो मैक्सिमम जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनमें सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, अंदर के अंदर होल हो जाता है। मतलब जो चूना पत्थर है वो पिघल जाएगा तो वहां पे जो खाली जगह हो जाएगी वहां पे पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे। फिर बारिश के बाद जो पानी है वो निकलता रहता है, तो इसको कैनोड वाटर बोलते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर का सेकेंड हाईएस्ट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 45, विच साल्ट इज एबंडेंटली प्रेजेंट इन द सी वाटर? सोडियम क्लोराइड। पता ही होगा, नमक ज्यादातर कहाँ से निकलता है? समुद्र से निकलता है, तो वही पूछा गया था। सबसे ज्यादा होता है सोडियम क्लोराइड, फिर होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन देन एयर इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल? जब एडिबियाटिक लैप्स रेट ऑफ एयर है वो मैक्सिमम नॉर्मल लैप्स रेट से, तो हम क्या बोलेंगे कि एयर क्या है, स्टेबल है। जब हवा का एडियाटिक रेट दर हवा की सामान्य परत दर से कम होता है तब हवा को स्थिर माना जाता है। सामान्य तौर पर ऊंचाई के साथ स्थिर वायु के तापमान में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 की दर से टेम्परेचर घटता है। जब हम लोग 1 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तब हम 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर। मतलब अगर यहाँ पे प्लेन एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 23.5। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? जो हॉरिजन होता है, इसमें वेदर्ड पेरेंट मटेरियल को करता है, ठीक है।
ABC, इसको अच्छे से याद कर लेना। OABEC, तो ये क्या होता है, वेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज ए डायमीटर अबाउट 5 to 50 मिलीमीटर, तो हेल में होता है इतना 5 to 50 मिलीमीटर तक बारिश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो अरावली है सबसे पुराने, पता ही होगा। इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं ये अरावली, कमेंट सेक्शन में बताइए। गुरु शिखर क्या है, इसकी हाईएस्ट चोटी है, जो कि कहाँ है, माउंट आबू में। क्वेश्चन नंबर 50, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में आगे हम लोग 51 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ अरोरा। अरोरा कहाँ पे होता है, तो आइनोस्फेयर में होता है, ठीक है। अरोरा कहाँ होता है, नदर्न पोल, और ये आइनोस्फेयर लेयर में होता है। आज यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट, ओके बाय।